तो गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हमारा सब्जेक्ट है BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक, और इसमें हम अपने पहले चैप्टर को लेकर के डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसमें देखेंगे कि अरबी और फ़ारसी लेखन, यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि अरबी और फ़ारसी लेखन में जो इतिहास लिखा गया, जो अरबी फ़ारसी लेखन जो ऐतिहासिक परंपराएं रही, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इग्नू में जो BAG सेकंड ईयर है उसमें हिस्ट्री में जो है BHIC 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक, और इसमें हम पहले चैप्टर को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। पहला हमारा चैप्टर है इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां, और उसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन रहता है कि अरबी और फ़ारसी लेखन क्या है, यानी अरबी और फ़ारसी लेखन ऐतिहासिक परंपराओं का वर्णन कीजिए। और इसमें जब हम सबसे पहले लिखना स्टार्टिंग करते हैं तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा कि अरबी और फ़ारसी लेखन परंपरा का वर्णन की। सबसे पहले हम उसमें लिखते हैं कि भूमिका का वर्णन करेंगे, और फिर हम उसमें एक हेडिंग बनाते हैं कि अरबी लेखन क्या रहा। ये तो हमारी मैंने हेडिंग बात की। अब जैसे हम बात करेंगे कि ध्यान दीजिएगा अरबी लेखन क्या। देखो, अरब से ही कहीं न कहीं इस्लाम की शुरुआत होती है, यानी इस्लामिक काल में सबसे पहले अगर हम इतिहास लेखन में देखेंगे तो अरबी में ही कहीं न कहीं लिखना स्टार्टिंग है, क्योंकि इस्लाम की जो शुरुआत हुई वो कहीं न कहीं अरब से होती, और अरब की भाषा जो रही वो अरबी रही। इसलिए कहीं न कहीं इस्लाम का जब ओरिजन होता है, यानी जब इस्लाम की शुरुआत हुई कहीं न कहीं वो अरब से होती, और इसीलिए कहीं न कहीं इस्लाम की जो शुरुआती भाषा वो कहीं न कहीं अरबी बनी। ठीक है। अगर दूसरी बात करते हैं तो दूसरी क्या है, अरबी इतिहास लेखन जो रहा, और अगर हम उसमें बात करें तो मोस्टली वो कुरान और हदीस पर ही कहीं के इतिहास लिखा जाता है। अगर हम शुरुआत अरबी लेखन की बात करें तो शुरू जो इतिहासकार थे उन्होंने मात्र और मात्र, अगर हम बात करें तो उसमें कुरान और हदीस पर आधारित उन्होंने इतिहास लिखना कहीं कहीं आरंभ किया। ठीक है। और कहीं कहीं अगर हम देखें, क्योंकि क्योंकि अरब इस्लामी विश्व की भाषा बनी, और इसलिए जो सारा इतिहास लेखन था जैसे कुरान है, हदीस है, इसमें कहीं कहीं इतिहास लेखन की परंपराओं का आगे जैसे चलता रहा। और इसमें दूसरी बात कहीं कहीं यहाँ पर हमें ये देखने को मिली कि अरबी इतिहास जब यहाँ पर कहीं कहीं अरबी में इतिहास लेखन की परंपरा चली, तो कहीं कहीं उसमें बात करेंगे जो महान घटनाएं थी या जो महान घटनाओं से प्रभावित इतिहास था, उसमें कहीं कहीं इतिहास लेखन हमें देखने को मिला। इस्लामिक समुदाय हेतु कार्य की विशेष प्रेरणा, जो इस्लामिक समुदाय था उसके कार्य की विशेष प्रेरणा से प्रेरित होकर के कहीं कहीं अरबी में इतिहास लेखन की परंपरा को कहीं कहीं महत्व दिया, स्रोतों को महत्व दिया गया। अगर हम बात करें तो अरबी लेखन में अगर कहीं न कहीं देखें तो जो स्रोत थे, यानी जो उसमें स्रोत होते थे, उन स्रोतों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। अन्य स्रोतों को भी उनके आधार पर कहीं न कहीं उनके तथ्यों का या उनको तथ्यों का मूल्यांकन किया जा रहा था। शुरुआत में जो अरबी लेखन चला उसमें कहीं न कहीं जैसे पैगंबर की शिक्षा हो उनके जीवन पे, कहीं न कहीं अरबी भाषा में कहीं का अरबी लेखन में कहीं न कहीं शुरुआत हुई। ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि अरबी काल में अगर बात करें, इस्लामिक काल में देखें तो सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक ग्रंथों को कहीं के लेखन में अरबी में ही लिखा गया, क्योंकि बात करेंगे कि अरबी जो भाषा थी वो कहीं न कहीं इस्लाम की प्रारंभिक भाषा बनी। और इतिहासकार, अगर हम एक ही निजामी ने ठीक ही कहा कि अरब ने लोक परंपराओं के आदर्शों को सजवा, वही मैं बात बता रहा हूँ कि अरबी में जो इतिहास लेखन चला वो कहीं कहीं लोक परंपराएं, यानी जो महान घटनाएं थी उन पर इतिहास लेखन किया गया। कुरान और हदीस पर इतिहास जो हदीस पर आधारित ज़्यादातर इतिहास लिखे जा रहे थे, यानी कुरान और हदीस जो थे उन पर कहीं कहीं या पौराणिक जो कथाएं थी या इस्लामिक समुदाय के जो कार्य हेतु प्रेरणा मिले, इसको कहीं कहीं उसमें मूल्यांकन किया जा रहा था। दूसरा, पैगंबर साहब की शिक्षा, उनका जीवन और उनकी भाषा को लेकर बहुत सारा इतिहास लिखा जा रहा था, और कहीं कहीं उसको लोकतांत्रिक तरीकों से सजोया जा रहा था। वह इतिहास को राष्ट्र के जीवन की कथाओं के रूप कहीं कहीं मानते। इसी प्रकार कहीं आख्यानों में न केवल शासकों और राजनीतिक घटनाओं की कहानियां भी इर्द गिर्द कहीं कहीं घूमती रही। धीरे धीरे जो अगर हम अरबी इतिहास को देखेंगे तो अरबी जो इतिहास की शुरुआत होती है वो कहीं कहीं इतिहास हमने देखा कि अरबी जो थी कहीं कहीं अरब की भाषा रही, और अरब से ही कहीं कहीं इस्लाम की शुरुआत हुई। इसलिए कहीं कहीं जो इस्लामिक जो पुरानी जो किताबें रही अरबी लेखन की जो इतिहास हुई वो कहीं कहीं कुरान शरीफ हो या हदीस हो, उन पर कहीं कहीं अरबी इतिहास लेखन आधारित रहा। ठीक है, ये क्लियर रहा। दूसरी बात करेंगे कि इस्लामिक समुदाय के जैसे कार्य से प्रेरणा मिले या हदीस कुरान के बारे में लिखा जा रहा था, मोहम्मद पैगंबर साहब की जो शिक्षाएं रही उनका जीवन कैसा रहा, या इसको कहीं कहीं लेखन किया जा रहा। पेशेवर लोग, और इसमें कुछ पेशेवर लोग भी यानी इसलिए इतिहास लेखन कर रहे थे, यानी पेशे के लिए इतिहास लेखन किया जा रहा था।
कुछ लोग अपनी नाम की प्रशंसा के लिए अरबी में इतिहास लेखन कर रहे थे। और गंभीर ऐतिहासिक लेखन की परंपरा का कहीं कहीं अगर हम देखेंगे इस्लामिक आगमन के साथ साथ कहीं कहीं इसका भी आरंभ होता हुआ हमें दिखाई देता है। दूसरी अगर बात करें कि अरबी इतिहास लेखन जब शुरुआत में हुआ तो हम उसकी कुछ बातें हैं। प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन की बात करें तो शुरू में जो अरबी इतिहास लेखन लिखा जा रहा था वो मात्र और मात्र स्मृति के आधार पर, यानी जो लोगों को कहानियां याद थी, जो घटनाएं याद थी और जो कहीं इस्लामिक जगत में जो पौराणिक कथाएं थी या जो विविध विविध प्रकार की कथाएं थी उनके बारे में बहुत सारा अरबी लेखन में इतिहासकार लिख रहे थे, यानी स्मृतियों के आधार पर। और कहीं कहीं अरबी इतिहास को और कहीं कहीं इस्लामिक इतिहास को एक बार सजोकर रखा जा सके, यानी उसको कहीं कहीं किसी प्रकार का उसको कहीं कहीं भुलाया ना जा सके या लोगों को याददाश्त में जो बना था उस पर कहीं कहीं लिखा जा रहा था। दूसरी कहीं कहीं अगर अरबी इतिहास में देखेंगे तो 8वीं शताब्दी में अरबी में वैज्ञानिक इतिहास कहीं कहीं, यानी उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी कहीं कहीं लाने का प्रयास किया जा रहा था। स्मृति के आधार पर इतिहास नष्ट होने की कहीं कहीं संभावना थी, यानी जो लोगों के मन में जो बातें रहती स्मृति के, यानी जो उनकी याददाश्त होती थी उनको कहीं कहीं पन्नों पर उतारा गया, यानी अरबी इतिहास लेखन में कहीं कहीं उनका सहारा लिया गया। यानी जो लोगों की स्मृतियां में जो अरबी इतिहास यानी जो अरब की जो इस्लाम को लेकर की बातें हैं, जो पैगंबर साहब के हैं, जो कुरान है, हदीस है, इनको कहीं कहीं अगर हम बात करें इनकी स्मृतियां जो थी कहीं कहीं उनको इतिहासकारों ने कहीं कहीं लिखना आरंभ किया। ठीक है, यानी कहीं कहीं ये नष्ट ना हो जाए, खो ना जाए। इतिहास के महत्व को ध्यान में रखते हुए इतिहास के संरक्षण के विभिन्न तरीकों को कहीं कहीं खोजा गया। यानी इतिहासकारों को अगर हम बात करूं तो अरबी शुरू में जो अरबी इतिहास लेखन की परंपरा को शुरुआत किया गया तो उसमें कहीं कहीं इतिहास लेखन में देखेंगे कुरान हदीस पर आधारित रहा। महान जो घटनाएं थी, जो प्रेरणाकारी जो घटनाएं होती थी इतिहास में उन लोगों को कहीं कहीं संजोया गया। लोकतांत्रिक आदर्शों को कहीं कहीं संजोया जा रहा था। इतिहास को राष्ट्रों के जीवन की कथाओं को कहीं कहीं इसी प्रकार कहीं कहीं इसमें न केवल शासकों बल्कि राजनीतिक घटनाओं और कहीं कहीं जो शिविरों के इर्द गिर्द कहीं कहीं कहानी घूमती, बल्कि वे आम जीवन की बात करते थे। अगर हम अरबी इतिहासकारों की बात करें तो कहीं कहीं आम जीवन की भी बात करते थे, आम लोगों की भी वो कहीं कहीं हमें बात करते हुए मिल रहे थे। अरबी ऐतिहासिक परंपरा की जैसे बात करूं, वो राजनीतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ वो कहीं कहीं सामाजिक बात हो, आर्थिक बात हो, सांस्कृतिक बात हो या सांस्कृतिक दृष्टिकोण हो या धार्मिक जीवन भी कहीं कहीं हमें उस प्रकार से सम्मिलित हुआ दिखाई देता है। अरबी इतिहास परंपरा को वास्तव में युग के इतिहास के रूप में कहीं कहीं संदर्भित भी किया जा सकता है। जो वर्णन करता है, जो इतिहासकार अगर हम उनकी देखें तो कहीं के अरबी इतिहास लेखन एक महत्वपूर्ण विधा थी। पवित्र कुरान जैसे मैंने आपको बताया को मौलिकता रूप से कलमबंद करने के लिए इकट्ठा की गई परंपराओं को आलोचनात्मक रूप से छानबीन करने की आवश्यकता थी, ताकि जो धर्म ग्रंथ है यानी उनकी प्रवृत्ता का कहीं कहीं उनको पता लगाया जा सके। तो हम वही बात करें, शुरुआत में जो अरबी इतिहास लेखन की शुरुआत हुई वो कहीं न कहीं कुरान हो, हदीस हो, इन पर आधारित इतिहास लेखन किया गया, या जो लोकतांत्रिक आदर्श थे या उनको सजवाया गया, या जो घटनाएं थी, जो कहानियां थी उनके बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, उनके जीवन को बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा था। या पेशेवर लोग कुछ लोग पेशे के लिए इतिहास लेखन कर रहे थे। अरबी इतिहास में कुछ ऐसे भी इतिहासकार हमें मिलते हैं जो मात्र अपनी रोजी रोटी चलाने के इतिहास लेखन कर रहे थे, कुछ ऐसे भी जो अपने नाम की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इतिहास लेखन कर रहे थे। इसमें धीरे धीरे गंभीर लेखन भी परंपरा में है और इस्लाम के आगमन के साथ साथ कहीं कहीं अरबी इतिहास लेखन का भी हमें शुरुआत देखने को मिलता है। प्रारंभिक अरबी इतिहास लेखन को देखें तो मात्र स्मृति के आधार पर किया जाता है, यानी लोगों की स्मृतियों में जो हम बात करेंगे, लोगों की जो स्मृतियां हैं उनकी स्मृतियों में जो बातें थी उनको कहीं के इतिहासकार लिख रहे थे, ताकि कहीं कहीं इतिहास नष्ट हो ना सके, इसलिए उसको इतिहास लेखन ज़्यादा बड़ी मात्रा में किया जा रहा था। इतिहास के महत्व को ध्यान में रखते हुए इतिहास को संरक्षित करने के विभिन्न तरीकों को कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो उनको खोजा जा रहा था। अगर हम 8वीं शताब्दी में और 9वीं शताब्दी में बात करते हैं तो अरबी इतिहास लेखन में क्या बदलाव है उनको भी देखते हैं। इस्लाम की दूसरी जो शताब्दी रही वो 8वीं और 9वीं शताब्दी को हम कह सकते हैं कि अरबी में और ज़्यादा इतिहास लेखन का कार्य किया जाए। और लेखन का जो उद्देश्य रहा, देखो शुरुआत में जो लेखन का उद्देश्य था और बाद में दूसरी शताब्दी जब इस्लाम के चले तो उसमें किस प्रकार का उद्देश्य हमें बदलता हुआ दिखाई देता है।
उसमें क्या उद्देश्य रहा, पैगंबर के इतिहास के महत्व को बनाए रखने हेतु यानी इतिहास लेखन के 18वीं बात करें सॉरी 8वीं और 9वीं शताब्दी में जब हम बात करते हैं तो पैगंबर साहब के इतिहास के महत्व को बनाए रखने के लिए इतिहास लेखन किया जाता, या समकालीन या आगामी पीढ़ियों को आने वाली जो पीढ़ियां हो वो कहीं के इस्लाम का इतिहास कैसे रहा, मोहम्मद पैगंबर साहब का, कुरान का, हदीस का, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरबी इतिहासकार कहीं कहीं इन चीज़ों को उद्देश्यों को लेकर इतिहास लेखन कर रहे थे। लोक कथाओं का या मिथकों में कहीं कहीं अंतर भी स्पष्ट किया जा रहा था। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इतिहासकारों को अगर बात करें, जो अरबी इतिहासकार थे वो लोक कथाएं थी, जो पौराणिक कथाएं थी, लोक कथाएं थी, या जो मिथक थे यानी झूठ है या सच है, कहीं न कहीं उसमें भी अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर देखें जो अरबी इतिहासकार थे वो कहीं कहीं लगे हुए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सदी बढ़ी, जैसे जैसे 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी जैसे जैसे बढ़ती, वैसे हमें अरबी इतिहासकार जो होते उनके कहीं कहीं उनके जो स्वर होते हमें बदलते हुए नजर आते हैं। यानी अरबी जो इतिहासकार होते उनके धीरे धीरे स्वर बदल गए, उनकी जो बातें होती तो कहीं कहीं उनमें हमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। इसमें कहीं कहीं अगर हम बात करें कि 11वीं शताब्दी में कहीं कहीं इन्होंने वंशवादी इतिहास वंश इतिहास लेखन करने का इन्होंने कहीं कहीं प्रारंभ कर दिया। सटीक लेखन के स्थान पर एक कथाओं का ज़्यादातर उल्लेख करते थे। तार्किक विश्लेषण का कहीं कहीं हमें अभाव पाया जाता है। और 11वीं सदी में अरबी इतिहासकारों की भाषा बदलती है और कहीं कहीं वो मात्र अभिजात वर्ग को यानी जो जैसे हम बात करें जो बड़ा वर्ग था, जो बात करें पूंजीपति वर्ग था, जो पैसे वाला वर्ग था, या हम बात करें जो दरबारी इतिहास लेखन ज़्यादा किया जाने लगा। और कहीं कहीं इसने अरबी इतिहास लेखन के स्वर में काफ़ी बदलाव रहा है। इसने शासकों और अभिजात वर्गों के व्यक्तियों के पूर्वग्रहों, ईर्षा, पसंद नापसंद और घटनाओं को कहीं कहीं जोड़कर देखा। और इतिहास लेखन में बात करें 11वीं सदी में जब अरबी इतिहास लेखन को देखते हैं तो इतिहासकारों का जो ध्यान था कहीं कहीं अरबी इतिहास से हट करके वो कहीं कहीं दरबार की राजनीति में अभिजात वर्गों पर ही कहीं कहीं हमें ज़्यादा केंद्रित दिखाई देता है। राजनीतिक दबाव के अगर 11वीं सदी में देखें तो राजनीतिक दबाव भी कहीं कहीं अरबी इतिहास लेखन पे हमें कहीं कहीं दिखाई देता है। अभिजात वर्ग और उलेमा वर्ग के संदर्भ में ज़्यादातर इतिहास का लिखा जा रहा था। आम लोगों की बजाय दरबार की राजनीति पर पूरा इतिहास रहा। अभिजात वर्ग को ही कहीं कहीं केंद्र को में रखकर जो अरबी इतिहास लेखक थे वो कहीं कहीं लिख रहे थे। शाही संरक्षण के साथ साथ देखो धीरे धीरे जैसे जैसे अरबी इतिहास चला वैसे वैसे अरबी इतिहासकारों को कहीं कहीं शाही संरक्षण मिला। और कहीं कहीं उन इतिहासकारों ने कहीं कहीं अगर बात करेंगे कि उन्होंने मात्र अगर बात करें तो इतिहास लेखन का एक झुकाव ही कहीं कहीं मुड़ा और अधिक से अधिक वंशवादी इतिहास तक तरफ हो गया। इतिहासकारों ने अपने संरक्षक यानी जो उनके शासक होते, जो उनके राजा होते, उनके बारे में कहीं कहीं उन्होंने बखान करना आरंभ कर दिया। अरबी जो इतिहासकार थे और उनकी उपलब्धियों का ही कहीं कहीं हमें गुणगान करते हुए दिखते हैं या उनकी प्रशंसा करते हमें दिखते हैं। हालांकि जैसे अलबरूनी की हम चर्चा करेंगे तो अलबरूनी को देखते हैं जो कि भी दरबार से जुड़े हुए थे। जैसे आप सबको पता ही होगा कि उन्होंने इतिहास लेखन में पुरानी शास्त्रीय परंपरा को भी जिस प्रकार हमें अनुसरण करते हुए देखते हैं। यानी शाही संरक्षण के साथ साथ अरबी इतिहास लेखन का झुकाव भी और भी हमें अधिक वंशवादी या इतिहास की तरफ हो गया। इन्होंने जो अरबी इतिहासकार थे वो मात्र अपने जो संरक्षक होते थे, जो राजा होते थे, उनकी प्रशंसा में ही कहीं कहीं इतिहास लेखन कर रहे थे और जिसमें एक तत्व को वो कहीं कहीं अलंकृत कर रहे थे या उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। इसी प्रकार जैसे हम बात करें यानी कहीं कहीं देखें जो अरबी इतिहास लेखन था शुरू में कुरान, हदीस और पर आधारित इतिहास लेखन जो चलता है और महान घटनाओं पर आधारित जो इतिहास था, इस्लामिक जो समुदाय था उसकी प्रेरणा से आधारित जो इतिहास लेखन चला। 8वीं और 9वीं शताब्दी में देखते हैं कि कहीं कहीं स्मृतियों को सजोया और उसमें वैज्ञानिकता जिस प्रकार आई और इतिहास में एक महत्व है कि हम इतिहास को किस प्रकार सजोकर रख सकते हैं। धीरे धीरे वही इतिहास जो अरबी इतिहास लेखन था धीरे धीरे अगर बात करें वो अभिजात वर्ग पर और कहीं कहीं अगर हम बात करेंगे कि वो आम लोगों की बजाय दरबार की राजनीति पर कहीं कहीं वो ज़्यादा केंद्रित हुआ और कहीं कहीं शाही संरक्षण के साथ उसने वंशवादी इतिहास की तरफ उसका झुकाव हमें ज़्यादा देखने को मिला। उन्होंने मात्र अपने संरक्षण को जो संरक्षक होते थे, जो राजा होते थे, उनका ही मात्र और मात्र क्या उनका गुणगान करते थे, उनकी तरफ ही कहीं कहीं बातें लिख रहे थे। तो कहीं के अरबी जो इतिहास था इसी प्रकार का इतिहास उसमें जैसे हम सुपुद्दीन के बारे में भी वर्णन करते हैं अलबरूनी। तो कहीं कहीं कुछ इतिहासकारों ने अगर अरबी इतिहास लेखन को देखें तो अरबी इतिहास लेखन में आम लोगों
पर ध्यान दिया गया शुरू में, बाद में ध्यान नहीं दिया जाता। शुरू में जैसे बात करेंगे कुरान हदीस या जो पौराणिक कथाएं थी उनके बारे में ज़्यादा लिखा जा रहा था, या स्मृतियों में जो लोगों की स्मृतियों में जो इतिहास थे उनके बारे में ज़्यादा लिखा जा रहा था, या उनके बारे में ज़्यादा वर्णन हमें देखने को कहीं कहीं मिलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे देखते हैं कि अरबी इतिहास लेखन भी धीरे धीरे हम बात करेंगे कोई उनके भी स्वर बदल गए, वो भी इतिहासकार भी कहीं कहीं शिफ्ट हो जाते हैं और कहीं कहीं वो भी दरबार से जुड़ गए और कहीं कहीं उन्होंने मात्र अभिजात वर्ग को केंद्र में लिखना प्रारंभ किया। आम लोगों की बजाय वो भी दरबार की राजनीति पर ही ज़्यादातर इतिहास लेखन आगे चल करके वो लोग कर रहे थे। दूसरी हम बात नहीं, जैसे हमने आपको भी बताया था कि हम अरबी इतिहास लेखन के बाद अगली बात करेंगे फारसी इतिहास लेखन। देखिए शुरू में जो अरबी, क्योंकि देखो अरब से ही इस्लाम की शुरुआत हुई है, ठीक है, अरब से इस्लाम की शुरुआत होती है, इसीलिए शुरू में बात नहीं कि जो इस्लाम की जो सारी बुकें लिखी जा रही थी, जो बातें लिखी जाती थी वो अरबी में लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे 11वीं शताब्दी थी वैसे वैसे अरबी इतिहास लेखन कम हो जाता है और फारसी इतिहास लेखन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जब फारसी इतिहास लेखन आप देखेंगे तो एक प्रकार का वो वंशवादी इतिहास था, उसमें वंश परंपराओं का, राजाओं के बारे में हमें ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। जिस प्रकार कुछ नामक जैसे अबुल फजल हैं या अन्य जो इतिहासकार हमें देखने को मिलते वो मात्र वंशवादी इतिहास लिख रहे थे, यानी शासकों के बारे में लिख रहे थे, दरबार की राजनीति के बारे में लिख रहे थे, या जिस शासक के बारे में लिख रहे थे उसके फादर के बारे में, उसके बेटों के बारे में, यानी दरबार से जुड़ी ही ज़्यादातर हमें राजनीति देखने को मिल रही थी। अब जैसे हम बात करें फारसी इतिहास लेखन की, जैसे हम बात करते हैं तो फारसी इतिहास लेखन फारसी बोलने वाले कहीं कहीं विद्वानों के द्वारा कहीं कहीं इसको आरंभ किया गया। ईरान और मध्य एशिया में अलग इस्लाम पर लोगों की खुशी पर आधारित इतिहास में आरंभ हुआ। और शुरू में जो अरबी इतिहास लेखन था वो मात्र क्या करते थे, अनुवाद करते थे और वंशवादी इतिहास हमें लेखन देखने को मिला। राजाओं के संरक्षण में कहीं कहीं फारसी इतिहास लेखन की कहीं कहीं शुरुआत की गई और प्रामाणिकता, यहाँ पर प्रमाणिकता को लेकर के गंभीरता से, लेकिन मिथ जो होते थे, मिथों को मुक्त इतिहास लेखन कहीं कहीं लिखा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो फारसी इतिहास लेखन था वो वंशवादी इतिहास हो गया, उसमें मात्र हमें राजाओं के बारे में या अभिजात वर्गों के बारे में ज़्यादातर इसमें भी लिखा जा रहा था। और कहीं कहीं जो उनके शासक होते थे, जो अरबी से जो फारसी इतिहास लेखन शुरू हुआ, फारसी इतिहास लेखन में बात करेंगे तो कहीं कहीं वंशवादी इतिहास रहा, राजाओं और अभिजात वर्गों के इतिहास लिखे जा रहे थे। फारसी इतिहासकारों ने अपनी मात्र रचनाओं का मूल्य बढ़ाने के लिए, भाइयों मात्र उनकी किताबें बहुत अधिक मूल्य में बिक जाएं, या अभिजात वर्ग का जो इतिहास था, या फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं का मूल्य बढ़ाने के लिए शासकों ने उन्होंने अपनी रचनाओं को समर्पित करना पसंद किया। जिस प्रकार हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार होते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि मिनहाज जो थे उन्होंने नसीरुद्दीन को अपनी बुक समर्पित की। जियाउद्दीन, जैसे हम बर्नी की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी तारीख फिरोज शाही लिखकर फिरोज शाह तुगलक को समर्पित की। तो इसी प्रकार जैसे हम अल बिरूनी की बात करते हैं, उनकी बात करें तो ज़्यादातर जैसे इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं। मोहतम खान ने जिस प्रकार जहांगीर को बुक समर्पित की, उसी प्रकार अबुल फजल ने अकबरनामा या अकबरनामा लिखा तो अकबर को जिस प्रकार भेंट की। इसी प्रकार देखेंगे तो जो फारसी इतिहासकार थे वो मात्र दरबार से जुड़े रहे, वो मात्र अपनी रचनाओं का मूल्य बढ़वाने के लिए, स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो शासक होते थे या जो बादशाह होते थे मात्र उनका गुणगान करते थे, या उन्होंने अपने शासकों को ही ज़्यादातर किताबें उन्होंने कहीं कहीं समर्पित करना पसंद किया। फारसी इतिहास अधिकांशतः बात करेंगे कि वो शिक्षित वर्ग होता था, जो विद्वान वर्ग होता था, या हम बात करेंगे जो संत वर्ग होता था उनका कहीं कहीं हमें अभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो फारसी इतिहास लेखन था उसमें शिक्षित वर्ग हो या संत वर्ग हो, या हम बात करें जो पढ़ा लिखा वर्ग था, इन लोगों का तो हमें अभाव देखने को मिलता है। लेकिन इन लोगों का जिक्र उन्होंने किया है, तो उन्होंने जो जिक्र किया है वो मात्र और मात्र शासकों के साथ ही इन्होंने किया है। लेकिन स्वतंत्र रूप में जैसे हम बात करें कि सूफी संत थे, जैसे बख्तियार काकी हैं या मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, चिश्ती संप्रदाय के जो हमारे सूफी संत थे, सोहरावर्दी संप्रदाय के जो संत थे, ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो हम बात करें फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने इस ओर कहीं कहीं ध्यान देना पसंद नहीं किया, या आम लोगों के बारे में वो लोग लिख नहीं थे, मात्र और मात्र दरबार की राजनीति के बारे में लिख रहे थे, या अपनी पुस्तकों का मूल्य बढ़ाने के लिए, या बादशाह से स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करने के लिए, या मात्र वंशवादी इतिहास की तरफ हमें कहीं कहीं उनका झुकाव देखने को मिला। दूसरा, हालांकि चिश्ती और सोहरावर्दी संत काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे देखने के लिए। अगर बात करें चिश्ती संप्रदाय के संतों की बात करें, जैसे बख्तियार काकी है, मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, हमीदुद्दीन नौगोरी हैं, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन इतिहासकारों के वर्णन में इन लोगों का नाम हमें गायब मिलता है।
हालांकि बर्नी की जैसे हम बात करें, बर्नी काफ़ी हद तक फारसी ऐतिहासिक परंपरा का भी वर्णन करें, लेकिन उनका उल्लेख में एक सूक्ष्म बदलाव देखने, देखो बर्नी की जब बात करें तो बर्नी विद्वानों की और कहीं के सूफियों का उल्लेख तो करता है, लेकिन अन्य परिणामों में उन्होंने क्या, यहाँ तक कि दरबार के जीवन में चरित्र में जो थे, जैसे संगीतकार थे, नर्तकी थी, नुसरत बीबी हैं, इन लोगों का जिक्र बर्नी करता है। लेकिन ज़्यादातर हम जैसे फारसी इतिहास लेखन के बात करेंगे तो कहीं के वंशवादी इतिहास था, उन्होंने वंश परंपराओं का ही बखान किया, वंश परंपरा के बारे में कहीं कहीं लिखना प्रारंभ किया, और कहीं के मात्र अपनी पुस्तक का मूल्य बढ़वाने के लिए, मात्र उनकी पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य में बिक जाएं, या बादशाह से सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने मात्र और मात्र अपनी जो सारी पुस्तकें होती थी बादशाहों को समर्पित की, या बात करें दरबार से जुड़ी राजनीति पर वो लोग लिख रहे थे, या उनके वंश जो चलते थे उनके उस पर ही लिख रहे थे। और जो हम बात करेंगे अन्य लोगों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उस समय जो सूफी संत थे या भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उनका जो उनके इतिहास में कहीं कहीं उनका वर्णन हमें एक प्रकार से गायब मिलता है, जो काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे, जैसे पढ़ा लिखा वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो या संत वर्ग हो, वो उनका इतिहास या जिक्र कहीं कहीं हमें करते नहीं। देखो शुरू में जब अरबी इतिहास लेखन चला, धीरे धीरे अरबी पर फारसी भाषा का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। और कहीं कहीं 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के बाद अगर हम बात करें कि जो फारसी भाषा थी, फारसी भाषा में सारा इतिहास लेखन किया जा रहा था, और मात्र दरबार शासकों के संरक्षण में, यानी शासकों के अंडर में सारा फारसी इतिहास लेखन किया जा रहा था। कहीं के शुरू से ही वो, अगर जैसे हम बात करें कि शासकों के अंडर में किया जा रहा है, इसीलिए शासकों का वंशवादी इतिहास उन्होंने पूरा लिखवा दिया, और जो आम वर्ग था, जो आम जनता थी, उनके ऊपर कोई लिखा ही नहीं जा रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे बात करें धीरे धीरे जब जैसे जैसे समय चला, वैसे वैसे एक बात करेंगे कि अरबी जो परंपरा थी वो कहीं कहीं 10वीं शताब्दी तक हम मान सकते हैं कि प्रमुख रही, या ज़्यादातर उसमें इतिहास लेखन किया जा रहा था। फिर फिरदौसी के बाद शेख सदी और फारसी पुनर्जागरण ने धीरे धीरे इतिहास परंपरा को अरबी परंपरा पर आधिपत्य, और धीरे धीरे बात करेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे अरबी लेखन कम होता गया और कहीं के फारसी लेखन ज़्यादा होता गया, और धीरे धीरे कहीं कहीं अरबी भाषा ने जो अरबी भाषा पर फारसी भाषा जो थी भारी पड़ जाती है, और अरबी लेखन कम पड़ जाता है और फारसी लेखन ज़्यादा किया जा रहा है। धीरे धीरे जो फारसी भाषा थी आम लोगों की भाषा बनी, शासकों की भाषा बनी, जन सामान्य की भाषा बनी, और कहीं कहीं इतिहासकारों की भाषा बनी, और इतिहासकारों ने अरबी लेखन को छोड़ करके उन्होंने मात्र और मात्र सारे इतिहास फारसी में ही करना प्रारंभ कर दिया। और कहीं के बात करेंगे इसमें सुल्तान हो, कुलीन वर्ग हो, साहित्यकारों की भाषा धीरे धीरे जैसे फारसी भाषा बनती है, वैसे वैसे क्या होता है कि ज़्यादातर जो इतिहास लिखा जाता है वो फारसी भाषा में ही लिखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, जो कि हम जिसे कहते हैं कि वंशवादी सारा इतिहास रहा। यानी शुरू में हम बात करेंगे कि इस्लाम की जो शुरुआती ओरिजिन वहाँ पर अरब से हमें देखने को मिला, कि उन्होंने शुरू में तो भाई कुरान पर, हदीस पर, इस पर आधारित ज़्यादातर हमें लेखन देखने को मिला, और इस्लाम की जो समुदाय की जो प्रेरणा देने के लिए, या जो घटनाएं होती, जो कहानियां होती थी, उनके बारे में तो अरबी इतिहासकारों ने लिखा। लेकिन अरबी इतिहासकारों का भी झुकाव जब हम 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी में आकर देखा कि अरबी इतिहासकार भी जो थे वो भी कहीं कहीं अपने जो संरक्षक होता था, या जो अभिजात वर्ग होता था, या जो बात करेंगे जो बड़ा वर्ग होता था, आम लोगों की बजाय उन्होंने अपना तो ध्यान हटा लिया था। लेकिन बाद में जब फारसी इतिहासकार आते हैं, फारसी इतिहासकार शुरू में तो मात्र और मात्र जो फारसी बोलने वाले थे उन्होंने इतिहास लेखन प्रारंभ किया, ठीक है, उन्होंने प्रारंभ, लेकिन फारसी जो इतिहास लिखा जा रहा था धीरे धीरे, शुरू में तो फारसी इतिहासकार जो होते थे अनुवाद करते थे, यानी जो अरबी लोगों ने किया था वो फारसी में अनुवाद करते थे। लेकिन बाद में उन्होंने इतिहास, वंशवादी इतिहास लिखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो दरबार से ज़्यादातर जुड़े हुए लोग थे, और कहीं के अपनी पुस्तक का मूल्य बढ़वाने के लिए वो मात्र और मात्र अपने राजा को, जो शासक होता था उसको कहीं के पुस्तकों ज़्यादातर समर्पित करते थे, या उन पुस्तकों के बारे में उनको समर्पित करके अपनी रचनाओं का मूल्य बढ़वा लेते थे, या उनसे मान सम्मान प्राप्त कर लेना। और जो अन्य वर्ग था आम जनता पर उन्होंने किसी प्रकार का ध्यान ही नहीं दिया। जो आम जनता थी या हमारा संत वर्ग था, उसमें चिश्ती संप्रदाय के लोग थे, बख्तियार काकी हैं, इस प्रकार जो संत थे, या हम बात करें हामिदुन नौगौरी थे, बख्तियार काकी हैं, मुईनुद्दीन चिश्ती हैं, काफ़ी बेहतर काम कर रहे थे सूफी संत। लेकिन इनका वर्णन हमें इतिहासकारों, जो फारसी इतिहासकार थे, उनके इतिहास लेखन में कहीं कहीं हमें उस प्रकार का देखने को मिलता नहीं है। और
ये इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने इनको राजाओं के साथ वर्णन किया। इनका स्वतंत्र इतिहास यानी जो संत वर्ग था हमारा, या जो सूफी संत थे, उनकी खानकाओं का वर्णन या उनके बारे में वर्णन उन्होंने बहुत ज़्यादा किया। मात्र और मात्र अपनी पुस्तक का मूल्य बढ़वाने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने शासकों को ही उन्होंने पुस्तकें समर्पित किए। आम लोगों की तरफ उन्होंने कहीं कहीं ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे जो फारसी भाषा थी वो कहीं कहीं अरबी पर भारी पड़ी, और ज़्यादातर जो इतिहास लेखन रहा वो कहीं कहीं फारसी में होना, और फारसी जो लैंग्वेज थी वो कहीं कहीं जन सामान्य की भाषा बन गई, बोलचाल की भाषा बन गई, साहित्यकारों की भाषा बन गई, कुलीन वर्ग की भाषा बन गई, आम लोग की भाषा बन गई। और कहीं कहीं इतिहासकारों ने अरबी लेखन त्याग करके उन्होंने सारा जो इतिहास लेखन था फारसी लेखन में करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार आज का हमारे पूरा चैप्टर रहा। इसमें कुछ अलग भी बातें करेंगे, जैसे कुछ अरबी लेखन के, अरबी जो लेखक थे उनके नाम, जैसे अल बुरूनी हैं, उन्होंने तारीख यामनी, उन्होंने जो बुक लिखी थी उसको मोहम्मद मसूद और सफुद्दीन के बारे में जिस प्रकार वर्णन किया है। अल सुतबी या अल कुतबी हैं, इस प्रकार कुछ लेखन है। अरबी लेखन, इसमें जब आप अरबी लेखन लिखेंगे तो आप इसमें जिक्र जरूर कीजिएगा, ठीक है, इनका जिक्र जरूर कीजिए। फारसी कुछ लेखन बात करते हैं, जैसे मिनहाज उल सिराज हैं, जियाउद्दीन बर्नी हैं, या कंधारी हैं, आसिफ कंधारी हैं, या मौतम खां हैं, अबुल फजल हैं, जैसे इन्होंने जिस प्रकार वहाँ पर हमें जिक्र देखने को मिलता। तो आप इन जो इतिहासकार हैं, चाहे वो अरबी इतिहासकार हों या फारसी इतिहासकार हों, इन इतिहासकारों का जिक्र जब आप इसका आंसर करेंगे तो आप उसमें ज़रूर लिखेगा, यानी जो अरबी इतिहासकार हैं या जो फारसी इतिहासकार हैं, इन लोगों का जिक्र आप जरूर कीजिएगा। यानी जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भूमिका। और भूमिका में जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि इस्लाम का ओरिजिन कहीं कहीं अरब से हुआ, और कहीं कहीं इस्लाम की अरब की भाषा थी, अरब में जो क्या बोली जाती थी, अरबी बोली जाती, इसलिए कहीं कहीं जो इतिहास में शुरू में इतिहास अरबी जो इतिहास लिखा गया इस्लाम का, वो कहीं कहीं अरबी में लिखा जाता, और धीरे धीरे अरबी पर ही कहीं कहीं फारसी का दबदबा, और कहीं कहीं बाद में सारा जो लेखन किया जाता वो फारसी में किया जाने लगा। इस प्रकार आप इसमें भूमिका मोस्टली मैंने जो PDF में लिख रखा है, आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और बुक में भी काफ़ी बेहतर ढंग से बता रखा है। बुक को भी एक बार सब आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा, जो मैंने बता रखा उसी प्रकार कहीं कहीं आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, और बाद में इसमें जो कुछ खास इतिहासकार हैं जिन्होंने अरबी और फारसी में कुछ इतिहास लेखन कर रखा है, आप इनका भी नाम लिख सकते हैं। और जिस प्रकार मैंने फारसी लेखन में बताया था कि जो फारसी इतिहासकार थे उन्होंने मात्र और मात्र अपनी किताबों का मूल्य बढ़ाने के लिए, या उनकी रचनाओं के मूल्य बढ़ जाए, या उनको मान सम्मान मिल जाए, या कुछ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाए, इसलिए वो कहीं कहीं जो सारा इतिहास लेखन कर रहे थे वो मात्र और मात्र दरबार से जुड़े। जब वंशवादी का मतलब होता है कि शासक का जो वंश होता है, यानी जो उनके बेटे होते हैं या उनके जो फादर थे, उन्हों के बारे में वो ज़्यादातर इतिहास लेखन कर रहे थे। आम लोगों की तरफ उन्होंने कहीं कहीं ध्यान नहीं दिया। लेकिन शुरू में जो फारसी अरबी इतिहास लेखन शुरू हुआ था, उसने कहीं कहीं इस्लाम की जो बात नहीं की कि कुरान और हदीस पर आधारित इतिहास लेखन किया गया, महान जो घटनाएं होती थी से प्रभावित इतिहास लेखन किया जा रहा था, इस्लामिक समुदाय के कार्य के लिए उसको प्रेरणा देने के लिए काम किया गया। लेकिन धीरे धीरे फारसी अरबी भी इतिहास लेखन देखेंगे, वो भी कहीं कहीं अभिजात वर्ग पर आकर कहीं कहीं टिक जाता है। और बाद में अरबी जब शुरू हुआ तो अरबी के बाद जब फारसी आया तो फारसी तो पूरा वंशवादी इतिहास हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार आप इसका आंसर जरूर लिखिएगा, और मैंने आपकी हेल्प के लिए बना रखे हैं नोट्स, आप इसकी मदद भी ले सकते हैं और बाद में इसका जिक्र भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब का जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम में अरबी और फारसी इतिहास लेखन क्या रहा, या अरबी फारसी इतिहास लेखन के बारे में क्या क्या देखने को मिलता है, तो इसको ज़रूर लिखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब पढ़ते रहिए, और इसी तरह इस नोट्स को भी लिखिए, और अरबी और फारसी इतिहास लेखन को ज़्यादातर समझने की कोशिश कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।